गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी हम पिछली 3 कक्षाओं से फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम जो फ्रांसीसी क्रांति है उसी के अंदर आगे बढ़ाएंगे कि जो फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई, क्या उसमें महिलाओं को भी कुछ मिला? क्या महिलाएं भी उस क्रांति के अंदर उतना ही शामिल हुई जितना वो शामिल हो सकती थी? क्या महिलाओं को क्रांति के समय ही अधिकार मिल गए या महिलाएं उस समय किस प्रकार के काम करती थी? यहाँ एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये महिलाएं दौड़ रही हैं, अपने हाथों के अंदर हथियार लिए हुए हैं, तराजू लिए हुए समानता के प्रतीक के रूप में। महिला घोड़े के ऊपर सवार है। तो ये जो वर्साई की महल की तरफ जब औरतें गई थी, कूच के ऊपर निकली थी उसको घेरने के लिए, उस समय की तस्वीर है। तो महिलाएं शुरू से ही ये चाहती थी कि समाज के अंदर जब फ्रांस के अंदर परिवर्तन आ रहा है तो उन्हें भी मिले। तो उस समय जो है महिलाएं किस प्रकार के काम करती थी? नंबर 1, पहला काम तो था कि महिलाएं जो होती थी वो घरेलू काम करती थी। क्या करती थी? घरेलू काम। घरेलू काम में क्या आ जाता है कि रोटी बनाना, पाव रोटी के लिए प्रयत्न करना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना। इसके अलावा दूसरे प्रकार की जो महिलाएं थी वो बाजारों के अंदर जो है फल व फूल बेचती थी। कुछ महिलाएं ऐसी थी जो फल और सब्जियां भी बेचती थी। इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो वेश्यावृत्ति के अंदर जो है तल्लीन थी। तो बाकी की अगर हम बात करें तो शिक्षा नहीं थी, शिक्षित भी थी महिलाएं। क्योंकि अगर हम ऊपरी 2 वर्गों को अगर छोड़ दें, कुलीन वर्ग को छोड़ दें और पादरी वर्ग को छोड़ दें, या फिर तीसरे वर्ग के अंदर जो बहुत अधिक हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि जिनकी स्थिति जो है अच्छी थी, यानी कि जिन परिवारों के पास अच्छा पैसा था, तो उनके जो लड़कियां हैं वो ज़रूर कहीं पर पढ़ने के लिए जा सकती थी। बाकी सारी महिलाएं जो है वो स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी। तो इसके अलावा बच्चों की देख रेख, खाना पकाना और भी कुछ ऐसी चीज़ें थी। नंबर 5 पे हम डाल सकते हैं असमान वेतन। असमान वेतन यानी कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को जो है वेतन बराबर नहीं मिलता था। तो कई असमानताएं थी जिनकी वजह से महिलाएं भी जो है क्रांति के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग ले रही थी और उन्होंने कोशिश भी की थी। अपने राजनीतिक क्लब बनाने उन्होंने शुरू कर दिए थे। राजनीतिक क्लब बनाने शुरू कर दिए उन्होंने कि ताकि वो जब इकट्ठी होंगी तो हो सकता है कि उनको अधिकार मिल जाए। और करीबन करीबन जो है 60 के करीबन जो है क्लब वहाँ अस्तित्व में आ गए थे जो महिलाओं के लिए जो है प्रयत्न कर रहे थे। और उन क्लबों के अंदर एक क्लब का नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, यानी कि द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड पब्लिक व्यूमन सबसे जो है मशहूर जो है उस समय का क्लब होता था। लेकिन जब 1791 के अंदर संविधान बना तो उस टाइम मताधिकार का जो अधिकार दिया गया था वो केवल कर देने वालों को ही दिया गया था और महिलाओं को किसके अंदर शामिल कर लिया गया था? निष्क्रिय नागरिक में। और यहाँ महिलाओं को अपने हितों के प्रति जो है अवहेलना का दंश झेलना पड़ा और उन्होंने यहीं से प्रयत्न कर लिया था कि हमें मताधिकार भी चाहिए, असेंबली के अंदर हमें चुने जाने का अधिकार भी हो, राजनीतिक पदों के ऊपर भी हमें जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के अंदर हम शामिल होगी तभी हम हमारे अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं। लेकिन प्रारंभिक जो वर्षों के अंदर जो क्रांतिकारी सरकार वहां पर बनी थी 1791 के अंदर, उसने महिलाओं के जीवन में कुछ सुधार भी किए, उनको लागू भी किया। जैसे पहला जो सुधार था, जो स्कूली जो शिक्षा है वो लड़कियों के लिए अनिवार्य कर दी गई। लड़कियों के लिए क्या कर दी गई? अनिवार्य कर दी गई। दूसरी बात क्या की गई थी? तलाक जो है उसको कानूनी रूप दिया गया।
तलाक को क्या दिया गया, कानूनी रूप जो है दिया गया, और इसके तहत मर्द और औरत दोनों को जो है अर्जी देने का अधिकार था। इसके अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी। ये सुधार किए गए थे। हम ये नहीं कह सकते कि कोई सुधार नहीं हुआ था, लेकिन राजनीतिक जो है छोटा मोटा अपना व्यवसाय कर सकती थी, कलाकार बन सकती थी वो, लेकिन जो राजनीतिक जो अधिकार है वो अभी तक उनके सीमित थे। तो इस कारण जब राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं ने जब प्रयास किया, संघर्ष को जारी रखा, आतंक के राज के दौरान भी महिलाओं ने जो है क्लबों को बंद करने और राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाने वाले कानून बनाए गए। जानी मानी जो महिला थी जो उनके राजनीतिक अधिकारों के लिए प्रयत्न कर रही थी, उनको जेल में भी डाल दिया गया और यहां तक कि उनको फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। लेकिन फिर भी महिलाओं ने अपने मताधिकार और समान वेतन के लिए आंदोलन चलाने का काम जो है जारी रखा। और उसके अंदर एक महत्वपूर्ण महिला का नाम यहाँ पढ़ सकते हैं, क्रांतिकारी महिला ओलंप देगुज, और इसकी सजा इसको मिली। इसने पहली बार जो है महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र भी तैयार किया था, और बाद में जो है इसको जबरदस्ती जो है क्लब चलाने के लिए जैकोबिन सरकार की इसने आलोचना भी झेली थी, क्योंकि जैकोबिन सरकार ने जो है क्लबों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया था। इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे अंत में जो है फांसी दे दी गई थी। उसके बाद में महिलाओं ने जो है आखिरकार जो है बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने अधिकारों को फिर कब प्राप्त किया, फ्रांस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये बहुत बार आता है। 1946 के अंदर जाकर के महिलाओं ने मताधिकार के अपने अधिकार को क्या कर लिया था, हासिल कर लिया था आखिरकार। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है दास प्रथा का उन्मूलन। और दास प्रथा का उन्मूलन जो है वो रोबेस्पियर यानी कि आतंक के काल में ही कर दिया गया था। आतंक का जो काल था उसके अंदर तो है दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था 1791 के अंदर। और हम बात करेंगे कि दास प्रथा क्यों आई। ये आई थी बागान की वजह से। किसकी वजह से आई थी? बागान की वजह से आई थी। और वो क्यों आई थी? क्योंकि यूरोपियन लोगों ने जब एशिया और अफ्रीका के अंदर अपने बागान लगाए तो उनके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा जो है श्रम की ज़रूरत थी, उनके ऊपर मजदूरी करने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और वो ये चाहते थे कि उनके ऊपर मजदूरी की जाए, लेकिन वो स्वयं वहाँ पर मजदूरी नहीं करना चाहते थे। इसके लिए क्या किया गया, अफ्रीका से दास मंगवाए गए। कहाँ से दास मंगवाए गए? अफ्रीका से। और एक त्रिस्तरीय व्यापार शुरू हो गया। कौन सा व्यापार शुरू हो गया? त्रिस्तरीय, या हम कह सकते हैं त्रिस्तरीय या त्रिदेशीय भी हम इसको कह सकते हैं, त्रिराज्यीय भी कह सकते हैं, राज्य भी हम इसको कह सकते हैं। वो कैसे हुआ? इसके अंदर यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका शामिल हुए, और जहाज़ों के जरिए जो है अफ्रीका से लोगों को खरीदा जाता था, उनको जहाज़ों के अंदर ठूस ठूस करके भरा जाता था और फिर उन्हें जो है बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। और इसी दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों के अंदर चीनी, कॉफी और नील की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना संभव हुआ था। और बोर्दे और नाते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही क्या हुए थे? समृद्ध हुए थे। तो 18वीं शताब्दी के अंदर जो फ्रांस के अंदर जो दास प्रथा थी उसके प्रति कोई ज़्यादा चिंता नहीं थी, ज़्यादा निंदा नहीं हुई थी। नेशनल असेंबली के अंदर लंबी बहस भी हुई इसके बारे में कि व्यक्ति के जो मूलभूत अधिकार है उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा को भी इसके अंदर शामिल किया जाए, जैसे कि हम फ्रांसीसी लोगों को देते हैं। लेकिन जो व्यापारियों का जो विरोध हुआ वहां पर, व्यापारियों के विरोध की वजह से, किसके विरोध की वजह से? व्यापारियों के विरोध की वजह से। व्यापारियों के विरोध के कारण जो है सरकार कोई भी इसके ऊपर कानून नहीं बना पाई। लेकिन सन 1794 के अंदर कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का जो है कानून पारित कर दिया था। लेकिन यह कानून जो है बहुत छोटी ही अवस्था तक रहा और 1804 के अंदर नेपोलियन ने इसको दोबारा शुरू कर दिया। बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है कि दास प्रथा का पुनः प्रारंभ किसने किया फ्रांस में? तो किसने किया था? नेपोलियन ने किया था। और बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो, ये जो निग्रो जो शब्द है ये अफ्रीका के जो रेगिस्तान के अंदर जो रहने वाले जो स्थानीय लोग थे उसके लिए उपयोग किया जाता था। बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है, अफ्रीका के अंदर जो सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले जो स्थानीय लोग थे उनको क्या बोला जाता था? निग्रो बोला जाता था, जिसका इस्तेमाल आजकल तो हम नहीं करते हैं लेकिन उस समय में करते थे। और आखिरकार जो फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1848 में जाकर के दास प्रथा को बिल्कुल क्या कर दिया गया था? यहां पर समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है क्रांति और रोजाना की जिंदगी।
यानी कि ये जो क्रांति थी, उस क्रांति का सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है लोगों के ऊपर कैसे पड़ा? क्या फ्रांस के अंदर महिलाओं में, पुरुषों में और बच्चों के जीवन में कोई परिवर्तन आए? तो बिल्कुल परिवर्तन आए थे, क्योंकि तीन महत्वपूर्ण चीजें हमें मिली थी। पहली चीज हमें क्या मिली थी? स्वतंत्रता। दूसरी चीज यहां हमें क्या मिली थी? समानता। और तीसरी चीज हमें क्या मिला था? भाईचारा। और स्वतंत्रता के अंदर सबसे महत्वपूर्ण थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी विचार जो है सरकार के विरोध में या सरकार के पक्ष में दे सकता है, जबकि पहले नहीं दे सकता था। पहले उसके विचारों के ऊपर क्या लगी हुई थी? सेंसरशिप लगी हुई थी। एक शब्द आता है बहुत बार, ये सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब क्या होता था? किसी भी विचार को छापने से पहले उसकी छानबीन करना कि वो राष्ट्रहित में है या नहीं। और इसके लिए क्या बैठाया गया था? एक सेंसर बोर्ड बैठाया गया था। और वही सेंसर बोर्ड इस बात का निर्णय करता था, अगर कोई भी विचार उनको सरकार के खिलाफ लगता था तो वो उस विचार को क्या कर सकते थे? समाप्त कर सकते थे। तो ये सेंसरशिप की जो व्यवस्था है, ये फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। अब लोग जो है बेधड़क जो है क्या कर सकते थे? अपने अखबार, अपने पर्चे, पुस्तकों और छपी हुई जो तस्वीर थी वो छाप सकते थे। और इसके कारण जो है शिक्षा जो है वो गांव तक पहुंची, देहातों तक जो है फ्रांस के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही थी शहरों के अंदर, तो प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक जो है रचे गए, संगीत और जो उत्सवी जो जुलूस थे उसके अंदर असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में जो राजनीतिक और दार्शनिक पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने वाले और उससे जड़ने का जो है लोकप्रिय तरीका हुआ, क्योंकि अब किताबों को पढ़ना मुट्ठी भर शिक्षित लोगों के लिए ही संभव नहीं था। अब आम व्यक्ति भी इसको क्या कर सकते थे? पढ़ सकते थे। और अंत में हम यहां सारांश पर पहुंच रहे हैं कि 1804 के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को जो है फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। और यहां उसने एक कानूनी जो है पुस्तक जारी की, जिसको क्या बोला जाता है? नेपोलियन संहिता। बहुत बार यह प्रश्न आ जाता है, नेपोलियन संहिता के बारे में आप क्या जानते हैं? तो 1804 के अंदर नेपोलियन ने एक कानूनी पुस्तक जारी की थी, जिसको किस नाम से जाना गया था? नेपोलियन संहिता के नाम से जाना गया था। कई बार यह प्रश्न भी आ जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का राजा कब बना? तो 1804 के अंदर जो है वो फ्रांस का राजा बना। उसके बाद उसने कुछ सुधार किए। उसने क्या किए थे? कुछ सुधार किए थे नेपोलियन बोनापार्ट ने। और वो सुधार कौन कौन से थे? सबसे पहला बात, निजी जो है संपत्ति की सुरक्षा की। उसके लिए जो है इसने क्या बनाए? कानून बनाए। दूसरा उसने क्या किया? दशमलव पद्धति आधारित जो है नापतोल चलाया। इसके अलावा उसने तीसरी जो महत्वपूर्ण उसने जो बात की थी, सेना पर खर्च किया। सेना को मजबूत बनाया। उसे पता था कि अगर सेना मजबूत नहीं होगी तो देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। राष्ट्रीयकरण किया गया। जितनी भी संस्थाएं थी उन सभी को क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ताकि देश के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना क्या हो जाए? पैदा हो जाए। तो बहुत सी ऐसी चीजें जो हैं, राष्ट्रीय झंडा अस्तित्व में आया, जिसके अंदर तीन रंग हमने पहले ही देखे थे, सफेद, नीला। तो राष्ट्रीय झंडा भी इस समय क्या किया गया था? प्रचारित किया गया था। लेकिन जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है बहुत लंबे समय तक जो है फ्रांस के ऊपर शासन नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उसकी जो नीतियां थी वो साम्राज्यवादी थी। और साम्राज्यवादी नीति होने की वजह से जो है उसने दूसरे देशों को जो है हरा करके अपने साम्राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। तो इस कारण क्या हो गया? जल्द ही दूसरे जो यूरोपियन राष्ट्र थे उसके विरुद्ध हो गए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो। और उन्होंने जो है उसके खिलाफ जो है मिलकर के युद्ध लड़ा, यूरोप के बहुत से देशों ने। और आखिरकार 1815 के अंदर, यह बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, वाटरलू का युद्ध। 1815 के जो है वाटरलू के युद्ध के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट की जो है हार हुई। और वो उसकी अंतिम और पहली हार थी। और इसके बाद जो है नेपोलियन बोनापार्ट को जो है हमेशा के लिए जो है इस संसार को छोड़ करके विदा हो गया। और उसकी इस युद्ध के बाद क्या होगी? मृत्यु हो गई। एक टापू के ऊपर जो है इसको बंदी बनाया गया था, और वहां पर जो है इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु के बाद जो है
फ्रांस के अंदर जो भी नियम और कायदे कानून थे वो क्या हुए, चेंज हुए। और इसी के साथ हमारे इस पाठ का समापन होता है। और इस पाठ में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सभी अपने जो है कॉपी में लिखेंगे और उसे अच्छे से याद करेंगे। थैंक यू।